मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात किए थे। आज हम लोग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात करेंगे। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर, प्रत्येक राज्य में न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर उच्च न्यायालय है। संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए, संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है अनुच्छेद 231 के तहत। अनुच्छेद 231 के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत यह बात की गई है। यानी कहा गया है कि अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है और कहता है कि प्रत्येक राज्य में न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर उच्च न्यायालय है। और यह भी कहता है अनुच्छेद 231 में कि संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। इस तरह देखिएगा कि वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय है और ऐसे बहुत ऐसे राज्य हैं कि जहां एक से अधिक राज्य जो है एक उच्च न्यायालय उनको डील करता है। जैसे मान लीजिए कि चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय की अधिकारिता में पंजाब और हरियाणा राज्य है तथा चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश भी है। तो ऐसे जो है बहुत ऐसे हैं कि जो कि एक उच्च न्यायालय दो स्टेट को भी देखते हैं। तो अब जो है बात आती है उच्च न्यायालय के संगठन की। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा कार्य की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा कार्य की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर पटना हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करनी है तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे और बिहार के राज्यपाल से तथा पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से विचार विमर्श करने के बाद नए न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा कार्य की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल
तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। क्लियर हो गया। अब जो है न्यायाधीशों की यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए नियुक्त होने की। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए। तीसरा, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए। उसके बाद जो है आप देखेंगे तब राष्ट्रपति जो है उसको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं। अब जो है हम लोग बात करते हैं इनकी कार्यकाल, न्यायाधीशों की कार्यकाल। तो ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं और 62 वर्ष से पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। फिर जो है एक यहां पे है कि अगर संसद के दोनों सदन के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव जो न्यायाधीश के दुराचरण अथवा अयोग्यता से संबंधित हो के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। ठीक है। और जहां तक ये है हाईकोर्ट के न्यायाधीश के शपथ की बात, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद का शपथ ग्रहण उस राज्य के राज्यपाल द्वारा कराया जाएगा जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है। और न्यायाधीशों पर जो है जो प्रतिबंध है तो ये जान लीजिए कि यह है कि उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश अपनी पद मुक्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद उस उच्च न्यायालय अथवा उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं करेगा। ठीक है। अब जो है इनके हम लोग जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों को देख लेते हैं। तो समझ लीजिए कि उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ यानी कि उसके अधीनस्थ कौन आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब है, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सिविल तथा फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। दूसरा, मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और तीसरा, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाहियों का अधीक्षण करने का क्षेत्राधिकार है तथा वह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही के लिए नियम बना सकता है। और प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। तो ये जो है आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय का एक चैप्टर है जिसको आप अगर ये देखते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।